चलिए तो लास्ट क्लास का लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, क्या था नहीं कुछ बताओगे आप लोग? हम तो आपसे नोट्स में तुम मत बताओ, कोई और कोई सॉरी सर का अच्छा वो डिफरेंस मेरे पास है पेज छोड़ना है ड्रॉप्स आगे एडियो ड्रॉप्स क्लास में तो मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन के लिए दिया था लेक्चर में ठीक है ये नोट्स ले गए था कोई बात देख लीजिएगा कुछ अगर डाउट रहा टाइम फ्री रहा तो ठीक है उसके बाद टेक्निक क्लास करना क्या उसके बाद थ्योरी क्लास करना कोई बात नहीं समझदार होती है नहीं देखिएगा नेक्स्ट है डिस्टिलेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन distillation of non-ideal solution distillation of non-ideal solution तो जैसे कि अपन ने आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ पॉइंट एक बार एक्सप्लेन किया था मैंने कि भाई कहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर रहता है फिर लिक्विड मिलेगा फिर गैस मिलेगा वो जो कंडीशन होता है वो हम नॉन आइडियल के लिए एक्सप्लेन करते हैं हेडिंग लिखना है आपको डिस्टिलेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन फिर आप तक किसका क्लास ले लेते हैं distillation of non-ideal solution मैं पढ़ना है लिखिएगा फेज डायग्राम ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन फेज डायग्राम ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन आइडियल का फेज डायग्राम में पहले पढ़ चुके हैं इसमें बहुत सारे पॉइंट अपने देखे थे है ना अब यहाँ पे हम फेज डायग्राम की बात करेंगे है ना क्या होता है फेज डायग्राम कैसे अपन डिसाइड करते हैं तो फेज डायग्राम से पहले ना मैं कुछ स्टेटमेंट लिखा था फेज डायग्राम से पहले कुछ लैंग्वेज स्टेटमेंट लिख लीजिए इसके बाद मैं फेज डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा और उन लैंग्वेज को अपन समझेंगे बाय हेल्प ऑफ डिजिटल ठीक है फेज चेंज होगा डायग्राम होता है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा लिक्विड गैस में स्टेज तो आपने बोला था एक ट्रिवियल पॉइंट एक क्लास ट्रिपल पॉइंट बोला था ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे जो मतलब है ना सीएम सॉलिड में भी लिक्विड में भी गैस तो टेंपरेचर में वो कैसे एक साथ रहता है इक्विलिब्रियम कंडीशन तो क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट वाटर सॉलिड में भी रहता है लिक्विड में भी रहता है एक टेंपरेचर रहता है एक टेंपरेचर नहीं रहता है वो ट्रिपल पॉइंट टेंपरेचर वो टेंपरेचर ट्रिपल पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस तो उसमें तो 0 केल्विन बोलते हैं 0 केल्विन हां सही है चलिए लिखना है एक पॉइंट लिखना है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन लिखना है एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन लिखिएगा मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन लिखना है a mixture of two liquid which boils at constant temperature a mixture of two liquid which boils at constant temperature without changing composition without changing composition तो लेट्स डालिए आगे लिखना it behaves as pure liquid it behaves as pure liquid it behaves as pure liquid so let's डाल के भी लिखना they have same mole fraction last line it behaves as pure liquid full stop डाल के आगे लिखना they have same mole fraction in liquid as well as in vapor phase liquid as well as in vapor phase vapor phase देखिए अब जो देखिएगा जब भी पर कहीं पे डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करते हैं ना तो नॉन आइडियल में हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन थे एक था पॉजिटिव डेविएशन का दूसरा था नेगेटिव डेविएशन का तो हम उसके अकॉर्डिंग जो बात करने वाले हैं कि कोई भी अगर एक कर्व मैं ड्रा करता हूं है ना फेज डायग्राम कैसा दिखता है तो हम टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं
इसको टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि दो प्रेशर की रिस्पेक्ट में बात करते हैं और एक टेम्परेचर का बात करते हैं, ये ना पढ़ना। तो जब अगर मान लें प्रेशर लेते थे तो इस वाले पार्टीशन में मोर वोलेटाइल था, अभी तक जितने भी पढ़ने लेते थे ना ए को वोलेटाइल मानते थे, बी को लेस वोलेटाइल था, है ना। अब अगर मैं टेम्परेचर के रेफरेंस में बात करूं तो सपोज अगर मान लो ये टीपी बोलना और ये है टीपी, ए टाइप के लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ये है, बी टाइप के लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ये, जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा उसमें ये वाला वैल्यू नीचे आएगा, ये ना बस ये था इट इज बस जो भी डाउट है तो मत पूछिए। कैसे बताएंगे मतलब कैसे डाउट बताएंगे, बस आता है एक थोड़ा आता है ना पूछ सकते हो। तो हमें जो एक कर्व मिला ना वो कर्व थोड़ा सा ऐसा मिला था, देखिए मैं दोनों का भी बताऊंगा कर्व का नेचर क्या है। थोड़ा सा है कि ऐसा पॉइंट क्या मिलता है, एक ऐसा पॉइंट, ठीक है। कैसे एक जो होता है ना आइडियल, एक या तो आपने जो कल का क्लास अटेंड किया था ये वाला पॉइंट कुछ ऐसा बना सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में जो आइडियल सॉल्यूशन का मैंने बताया था फंडा, जो भी जिसका लेस वेपर प्रेशर रहेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज मस्ट बी प्रेशर टू और समझे तो भाई कैसे बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, पहले ये बता दो। बॉइलिंग पॉइंट जिस प्रेशर पे ना जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अब यही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर पहुंचना है तो प्रेशर में चेंज हो जाएगा कहीं, है ना। जिसका वेपर प्रेशर कम है, जिसका वेपर प्रेशर कम है मतलब बहुत कम टेम्परेचर होता होगा, लिक्विड बॉइल होना सर्व नहीं करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। समझ गए? तो ये हमारा पॉइंट में ऐसा दिख गया। अब देखिएगा समझिएगा इस पॉइंट को कि जो ऊपर वाला पॉइंट होता था, जो ऊपर वाला पॉइंट होता था वो हम किसके लिए वैल्यू करते थे कि कहीं भी टेम्परेचर के केस में यहाँ पे गैसियस सब्सटेंस रखते थे 1/T 1/PT का रिलेशन देखते थे या 1/T का रिलेशन आपसे मेंशन किए थे क्लास या नहीं। आइडियल गैस आइडियल सॉल्यूशन का जो दो मैंने कर्व बताया था आपको, है ना, किस समय गैस मिलेगा किस समय लिक्विड मिलेगा कहाँ पे दोनों मिक्सचर में होता है, वो तीन जो कंडीशन है ना। इस बीच में हमें क्या मिल रहा था, मिक्सचर, है ना। यहाँ पे नीचे क्या मिल रहा है, लिक्विड, ऊपर क्या मिल रहा था, गैस, है ना। ये वाला फेज डायग्राम की हम बात करते हैं। तो सपोज अगर मान लो मैंने ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस में मैंने ये पॉइंट लिया, ऊपर क्या लिखेगा अपने को गैस, तो गोल गोल क्यों, उसके लिए पहले नोट से एक बार रीड करना फिर समझ में आ जाएगा चाहिए, है ना। गोल गोल एक जो पॉइंट है ना जो हम नीचे वाले के रिस्पेक्ट में बनाते हैं, एक जो पॉइंट है ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में, इसलिए गोल गोल, ठीक है। तो एक लिक्विड है और एक गैस है, और मैंने एक पॉइंट आपको ये सिखाया था कि जब भी यहाँ से कोई भी वैल्यू अपने को निकाला होता था एक स्ट्रेट लाइन खींचते थे, कांस्टेंट लाइन, है ना। हम ये कहते थे भाई यहाँ से ऐसे लिया लाइन, यहाँ से लिया। तो एक वेपर के फेज को बता रहा है, एक लिक्विड के कंसेप्ट को देखा, एक वेपर था एक लिक्विड था, जो नीचे वाला होता था वो क्या है, लिक्विड, जो ऊपर है वो, है। तो हम क्या बोलते हैं कि इन दोनों ही पॉइंट पे जब हम टेंपरेचर का डिफरेंस लेंगे यहाँ पे मेजर है ना, इन दोनों पॉइंट के रिलेशन में हमने क्या किया, एक पॉइंट मेजर कर लिया ऊपर, है ना। अगर इसी पॉइंट को जब भी अपन एजियोट्रॉप का स्टडी करते हैं ना या नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टेम्परेचर की स्टडी करेंगे तो इस स्लोप को हम अलग पकड़ के चलेंगे, है ना। जो भी बात करेंगे इस स्लोप का अलग बात, है ना। इस पॉइंट जो है ना जहाँ पे पॉइंट ऑफ रेफरेंस दिख रहा है देखो, इस पॉइंट के रेफरेंस में हम बात करने वाले हैं इधर का कंडीशन अलग से होने वाला है और इधर का कंडीशन अलग से। हम इन दोनों लोग को ना आपस में इंटरलेट नहीं कर पाएंगे, जो इधर हो रहा है वही इधर, है ना, दोनों अलग अलग, है ना। हम अगर बोलेंगे इधर हो रहा है तो इसका स्टडी अपन अलग तरीके से करेंगे, इसका स्टडी हम अलग तरीके से, ये पॉइंट लेके जब भी हम इस पॉइंट पे अगर बात करूं कहीं पे अगर इस पॉइंट लिखाता हूं, सपोज हमारे मान लीजिए मैंने ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कंडीशन बनाया है, इस पॉइंट को मैंने टीबी लिखा है, मैं इधर लिख देता हूं, एक कर्व बना के स्पीड कर देता हूं। इस पॉइंट को मार्क करिएगा टीबी, ये वाला जो पॉइंट है ना इसको मार्क करिएगा टी, टीबी ग्रेटर देन टी लिख रहा हूं, टीबी ग्रेटर देन टी ये लिख रहा हूं। यहाँ पे क्या लेते थे, मोल फ्रैक्शन, ये काई होता था और ये काई भी है, जेड ए और जेड बी से मल्टीप्लाई कर दिया था, सिंपल फॉर्म में मैं लिखूं मोल फ्रैक्शन तो ज्यादा करेक्ट है ना,
कंफ्यूज होंगे कि कहाँ पे काय ए है, कहाँ पे वाई ए है, कहाँ पे जेड है ना, कि मोल फ्रैक्शन वर्सेस मैंने पार्शियल प्रेशर का एक कर्व नहीं, वो भी एक टाइप की मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने सॉल्यूशन के लिए ना निकाल लेते हैं जेड से ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी अगर कोई भी टेम्परेचर अगर आप टी लेके चलोगे ना, तो टी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन जो है ना वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है विद गैस फ्लक्स है ना। हम इस कर्व को एक बार ड्रॉ करिए, फिर मैं कुछ स्टेटमेंट लिखा हूँ। आप इस कर्व को ड्रॉ करिए, फिर मैं कुछ स्टेटमेंट लिखा हूँ। आप इस कर्व को एक बार ड्रॉ करिए, फिर मैं कुछ स्टेटमेंट लिखा हूँ। वो दोनों जो लाइन खींचे हैं, एक ऊपर वाले का रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे वाले, तो दोनों एक ही टाइम पे तो रिप्रेजेंट है। जब भी लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो वेपर फेज और लिक्विड में दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है ना, नीचे वाला लिक्विड है, ऊपर वेपर है, हमेशा इक्विलिब्रियम ठीक है। तो सपोज अगर मान लीजिए कि मैं कोई टेम्परेचर टी एज्यूम कर लेता हूं है ना, इस वाले पॉइंट को मान लेता हूं ये टेम्परेचर टी, इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे टेम्परेचर टी ठीक है। तो टी टेम्परेचर पे क्या दिखा, लिक्विड और सॉलिड फिक्स सॉल्यूशन और वेपर जो फेज है ना दोनों इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है ना। एक लैंग्वेज लिखना है, देखिएगा एट टेम्परेचर टी, at temperature T, the solution exists in equilibrium with gas phase, gaseous phase. At temperature T, solution exists in equilibrium with gaseous phase. ठीक है, क्लियर है? आगे लिखना है, आगे लिखना है at any temperature above T. At any temperature, देखो at any temperature above T, at any temperature above T, solution turns to gas. The solution turns to gas, and below T turns into liquid state. Turns into liquid state. Thus, the solution has a sharp boiling point. Thus, the solution has a sharp boiling point. Thus, the solution has a sharp boiling point. Thus, the solution has a sharp boiling point, like a pure liquid. Like a pure liquid. Like a pure liquid, and called a azeotropic solution. And called a azeotropic solution. ठीक है, अब इसका लॉजिक ये है कि हमें जो कर्व मिला था वो थोड़ा सा ऐसा मिला था, इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ कि जब अपन आइडियल सॉल्यूशन का कर्व ये बनाए थे ना तो हमें एक रेंज मिला था। क्या मिला था भाई? एक रेंज कि एक कोई फिक्स पॉइंट पे प्योर लिक्विड का बॉइलिंग है ना। बट जो सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन का कभी भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं है ना। बट यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एक टी टेम्परेचर पे ना हमें दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन मिला। इस पॉइंट के ऊपर अगर बढ़ रहे हो तो हमें क्या मिल रहा है? गैस। इसके नीचे आ रहे हैं तो लिक्विड। इस पॉइंट पे सॉल्यूशन, इस पॉइंट पे सॉल्यूशन। तो ये जो पॉइंट है ना, ये सॉल्यूशन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है और एक पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा होगा। दैट मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स है। अभी तक जितने भी सॉल्यूशन की हमने बात की थी उन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट एक रेंज में मिल रहा था। मैंने इसी पेज में कहीं करूंगा, मैं दिखा दूंगा आपको डायग्राम। मैंने क्या किया था, हाईलाइट करके बताया था आपको है ना कि इन बिटवीन दिस रेंज इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो बॉइलिंग पॉइंट रेंज मिलेगा है ना। तो कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जो एज अ प्योर लिक्विड की तरह एक्ट करता हो, ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम क्या बोलते हैं? एज़ियोट्रॉपिक सॉल्यूशन है ना। और ये मेरे को कहां मिलता है? इन केस ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कहां मिलता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन के केस। ये लॉजिक सबको समझ में आया? सही में
तो ये सारे लैंग्वेज अगर आपने लिख लिया हो तो उसके नीचे एक पॉइंट और नोट में लिखना, नोट में एक पॉइंट और लिखना, नोट में एक पॉइंट और लिखना, नोट में एक पॉइंट और लिखना। Distillation method cannot be used. Distillation method cannot be used in separation of azeotrope. Distillation method is not used to separate the components of azeotrope due to identical composition of vapor and liquid. Due to identical composition of vapor and liquid. Due to identical composition of vapor and liquid. Due to कहीं भी बता रहा है कि due to identical composition of vapor and liquid, है ना? तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी azeotropic point है ना, वहाँ पे x का वैल्यू किसके इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, और x b का वैल्यू किसके इक्वल होगा, y b। जैसा सॉल्यूशन था लिक्विड प्योर लिक्विड था, उसके अकॉर्डिंग टू वेपर का भी मोल फ्रैक्शन सेम है। अब आप बोलोगे कि ये थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्यों एप्लीकेबल होगा? अगर मान लो कि थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, तो थोड़ा सा भी जितना ये चेंज हो रहा होगा, है ना, थोड़ा सा चेंज होने से हम क्या बोलेंगे, कोई भी वेपर प्रेशर में चेंज नहीं दिख रहा होगा अपने को। वेपर प्रेशर में चेंज क्या दिखा, नेग्लिजिबल। क्या दिखा, नेग्लिजिबल। तो अभी हम क्या बोलेंगे कि जो लिटिल बिट बढ़ा होगा वेपर प्रेशर, उसको हम नेग्लेक्ट कर दिए, है ना। जब भी थोड़ा सा लिक्विड यहाँ से आप वेपर में कन्वर्ट करोगे, फिर से कंपोजिशन क्या दिखेगा आपको, सेम होता है ना। जितना वेपर बड़ा होगा उतनी ही लिक्विड फिर से हम बोलेंगे कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू फिर से कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है, शो कर देंगे, क्योंकि ये पॉइंट है ना। अगर ये रेंज रखता है ना, तो रेंज में क्या दिखता है, विजिबल चेंज दिखता है ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहीं पे भी चेंज नहीं दिखता। हम किसी भी पॉइंट की अगर बात करें कि हर एक पॉइंट पे टेंपरेचर क्या दिख रहा होगा, फिक्स। इस पॉइंट पे जितना वेपर है तो लिक्विड रहेगा, इस पॉइंट पे भी जितना वेपर, स्लाइड में इधर इसकी तरफ स्टडी करें तो यहाँ पे भी क्या दिखेगा, जो अमाउंट यहाँ पे वेपर का है सेम अमाउंट में किसका दिख रहा है, लिक्विड का भी दिख रहा होगा, है ना। वेपर प्रेशर हर जगह कांस्टेंट है, हर जगह वेपर प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो वेपर प्रेशर ईच एंड एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट दिख रहा है, इसलिए हम एक्सोट्रॉपिक में कभी भी बॉइलिंग पॉइंट ये बोल रहे हैं। तो वहां पे आपने मुझे लिखा उससे PT = PRP, T = PV आएगा। क्या क्या PT = PT = PA+PP होगा, तो PT = 2PT हो जाएगा। वेपर प्रेशर मैंने ये नहीं बोला था कि राउल्ट्स लॉ और डाल्टन्स लॉ कभी भी इक्वल नहीं होता है। हमने अज्यूम किया था न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, तो किस पर डिपेंड करता है, कंपोजिशन पे। कंपोजिशन अगर सेम होना तो सब कुछ इक्वल हो जाए। यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑलवेज सेम है, मोल फ्रैक्शन क्या है, सेम है, तो पीटी का वैल्यू पी के ऊपर दिख रहा है। टेंशन ये पॉइंट सबको क्लियर है। अब हमारे पास दो टाइप की नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे, एक में पॉजिटिव डेविएशन, एक में नेगेटिव डेविएशन, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखना है डिस्टिलेशन ऑफ non-ideal solution having positive deviation and negative deviation. Distillation of non-ideal solution having positive deviation and negative deviation. Distillation of non-ideal solution having positive deviation and negative deviation. 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 तो हमें जो पॉइंट बनाने हैं ना, कंडीशन इसी पैटर्न में बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी मैं कॉमन पॉइंट पे ले लेता हूँ इसको ड्रॉ करने के लिए। कुछ ऐसा पॉइंट अपन बना सकते हैं। एक ये बना दे रहा हूँ पॉजिटिव, पहले नेगेटिव बना। अब इन दोनों में चेंज क्या आएगा ना, तो आपको एक पॉइंट के डिफरेंस में ना बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस करना है। जैसे ये प्योर लिक्विड था, ये प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है ना। अगर कहीं पे नेगेटिव डेविएशन होता है तो लास्ट क्लास में मैंने एक बताया था कि अट्रैक्शन फोर्स वर्क करना। क्या करना था भाई, अट्रैक्शन फोर्स। देखिएगा पेज पलटी, लास्ट पॉइंट लास्ट क्लास का देखिए एक बार, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। देखना हम जो भी डिसीजन लेने का डिस्कशन कर रहे हैं ना, चीजें यहाँ पे लिखा नहीं, सिर्फ लिखवा दिया, है ना।
तो ये पॉजिटिव डेविएशन ये वाला फंडा दिख रहा होगा, जहाँ पे ये ऊपर की तरफ साथ की तरफ मूव करता है ना, और नेगेटिव डेविएशन क्या था, जहाँ पे आपको ये नीचे की तरफ दिख रहा था आइडियस। तो हम इसी के रेफरेंस में कर्व भी ड्रॉ कर देंगे कि भाई कब किसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होना चाहिए, कब किसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होना चाहिए, है ना। तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाले ड्रॉप होते हैं ना, एक पॉइंट लिख लो, फिर कर्व बना के कुछ लिखना है। इस बॉक्स के नीचे, पहले बॉक्स के नीचे लिखना है, बॉक्स आपने बना लिया है, लिखना है बॉक्स बना के। हाँ, ये बॉक्स बना के इसके नीचे लिखना है। ये जो डायग्राम बना हुआ है ना, ये वाला बॉक्स है, ये बना के, ये डायग्राम बना के इसके नीचे यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख, अरे हो जाएगा, लिख दो, लिखना है। जहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा ना, हम इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉजिटिव डेविएशन, अगर कहीं पे है ना, इस डब्बे के नीचे लिखना है पॉजिटिव डेविएशन है ना, इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग टेंपरेचर। क्या बोलेंगे भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पॉजिटिव डेविएशन वाले को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दूसरे वाले में लिखना नेगेटिव डेविएशन, दूसरे वाले में लिखना नेगेटिव डेविएशन, दूसरे वाले पॉइंट में लिखिएगा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के लिए बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा ना, वो दोनों ही लिक्विड से लेस होना चाहिए, है ना, दोनों ही लिक्विड से लेस होना चाहिए। जहां पे अगर हम कहीं पे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स की बात करेंगे, दैट मींस नेगेटिव डेविएशन, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो दोनों लिक्विड से आगे, है ना। तो जो भी हम कर्व बनाएंगे ना, हमें उसी के रेफरेंस में, जो भी हम कर्व बनाएंगे ना, वो उसी के रेफरेंस में बताना है। जैसे हमने जो पॉइंट लिया था ना, पहला वाला पॉइंट टी ये था, तो ये जो पॉइंट में मार्क कर रहा हूं दोनों से कम, ये था पॉजिटिव डेविएशन, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। क्या है भाई, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के लिए कंडीशन अपने क्या लिखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए दोनों लिक्विड से कम होना चाहिए, यही था ना भाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यही लॉजिक। तो आपने बॉइलिंग पॉइंट में कंडीशन लिखा या नहीं लिखा, नहीं लिखी कंडीशन, कंडीशन लिख लो, फिर हम कर्व बनाएंगे। जहां पॉजिटिव कंडीशन लिखा है उसके नीचे लिखना boiling point is less than both liquid, boiling point is less than both liquid, boiling point is less than both liquid, boiling point is less than both liquid। और जहां पे नेगेटिव डेविएशन आप लिखा है ना, वहां पे लिखना boiling point is more than both liquid, boiling point is more than both liquid, boiling point is more than both liquid। क्लियर है समझो? यस सर। अब हम इसके बेसिस पे बात बनाते हैं। तो ये दोनों के लेस होना चाहिए, मैं इस पॉइंट को ना कहीं पे अपनी तो एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं भाई, जिसका वेपर प्रेशर हाई था उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, उसको बोलते हैं T8, यही था ना। और ये वाला पार्ट क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, TB, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, यही था ना। अब जो हम कर्व का नेचर बनाते हैं ना, वो कुछ ऐसा ही बनता है, ऐसे ही कर छोटा सा, तो बीच में वो आइडियल बनता है, बीच में जो रहता है ना ऐसा नहीं, ठीक है। ये जो है ऐसा, कुछ ऐसा नहीं, टीवी से नहीं दिखेगा। आप ऐसे, एक जो यहाँ पे ऐसा दिखेगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ऐसा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे ऐसा, है ना। हमें इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस का मीनिंग समझना है। ये है भाई प्योर लिक्विड, दोनों प्योर फॉर्म में, और ये जो दिख रहा है इसका बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या है, दोनों से कम फॉर्म है ना। इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, इसको यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का दिख रहा होगा, इन दोनों लिक्विड से कम है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव है। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। और इसके पॉइंट में रेफरेंस में यहाँ पे क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन। क्या है, मोल फ्रैक्शन, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे दोनों के फ्रैक्शन सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नो सर। अब इस कर्व के बेसिस पे ना एक पॉइंट और हम समझना है।
ये सब में लिख लिया। अब जो पॉइंट लिखा हुआ वो यहाँ पे नहीं लिख पाएगा, तो नेक्स्ट नोट में लिख ले। अब अगर मान लो कि हम कोई भी ऐसा कंपोजिशन लेके चलते हैं जहां पे ये एक्स से कम वैल्यू है, एक्स पॉइंट वो था जहां पे दोनों के मोल फ्रैक्शन सेम है ना, इसके पीछे जब आप कहीं पे आओगे ना तो हम क्या बोलेंगे, एक्स का वैल्यू दोनों वेरी अलग अलग पॉइंट के बेसिस पे बोल सकते हैं ना, मतलब वेपर प्रेशर अलग अलग है, हम अलग अलग पॉइंट खींच रहे हैं, हर जगह पॉइंट पे अलग अलग होता है, नीचे वाला लिक्विड होता है, ऊपर वाला क्या था सॉलिड वाला है, सॉरी जो दूसरा जो सॉल्यूट पे ऐड कर देते हैं उसकी बात है ना। जो नॉन आइडियल के लिए हम ये लॉजिक बोलते हैं ना, जहां पे डाइल्यूशन हो जाए, ब्रेकिंग ऑफ सब्सटेंस हो जाए, ये लॉजिक। तो हम एक पॉइंट और इस x के रेफरेंस में लिखते हैं, एक स्टेटमेंट लिख रहा है एट एनी कंपोजिशन लेस देन x, लिखना है एट एनी कंपोजिशन लेस देन x pure B may be obtained, pure B may be obtained, pure B may be obtained, but not pure A, but not pure A. Similarly, at composition greater than x, similarly at composition greater than x, pure A may be obtained, pure A may be obtained, but not pure B, but not pure B, but not pure B. ठीक है, बताना मैंने ये बताया कि इस x जहां पे इक्वल है ना, इसके पीछे की तरफ अगर मूव करूं, ये कहां पे दिख रहा है भाई, ये B है, ये A है ना, तो मैं हर एक पॉइंट पे ना भी पॉइंट अगर निकालूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये वाला कहाँ है जहां पे दोनों का मिक्सचर मिल रहा है, दोनों जहां पे मिक्सचर मिल रहा है ना, तो थोड़ा सा पीछे अगर जाएंगे तो थोड़ा सा वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा टच होते रहते हैं, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा टच होते रहेगा है ना, या फिर वेपर प्रेशर की वेरिएशन में जितना वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है उससे ज्यादा वेरिएशन आपको हो सकते हैं। नहीं, ये जो वेपर प्रेशर के रेफरेंस में हम बात करेंगे ना, तो डिफरेंट वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। अरे यहाँ से लाइन खींच सकते हैं ना, यहाँ पे लाइन क्या दिखेगा, जैसे मान लो कि ये लिक्विड का पॉइंट था, मैं अगर कहीं पे यहाँ ऊपर की तरफ लिक्विड का पॉइंट खींच रहा हूँ, इन दोनों का गैप जो रहेगा, जहाँ पे ज्यादा पॉइंट अपने को दिखेगा वहीं पे हम आइडेंटिफाई करेंगे किस टाइप का लिक्विड है। जब तक वेपर प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा तब तक हम क्या बोलेंगे, कोई भी पॉइंट हमें ऑब्टेन नहीं मिल पाता है ना। तो जहाँ पे ज्यादा वेरिएशन दिख रहा है ना, यहाँ पे रेंज क्या है आपको, हाई दिख रहा है, रेंज क्या है ज्यादा गैप दिख रहा है, यहाँ पे रेंज क्या है कम दिख रहा है ना, तो यहाँ पे जो डेविएशन दिख रहा होगा ना इस पॉइंट से, हम इसका डेफिनेशन आसानी से निकाल सकते हैं है ना। तो ये पॉइंट अपन लेके चलते हैं कि x के रिस्पेक्ट में कहीं पे भी अगर आगे आप मूव करोगे, x के रेफरेंस में अगर मैं कहीं पे भी आगे की तरफ मूव करता हूँ, तो यहाँ से सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन पे एग्जिस्ट करेगा जिसका बात प्रेशर आई थी, हम उसकी वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, प्योर ए हम निकाल सकते हैं। अगर मैं इसके पीछे जाऊंगा तो हम क्या बोलेंगे, भाई दोनों का कंपोजिशन में इसी का कंपोजिशन है, अरे मोल फ्रैक्शन का वैल्यू एक बार इसको 0 लेते थे, इस पर 1, यही था ना, ये करंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, बी को, ये वाला फंडा किसको रिप्रेजेंट करता था, बी को, ये वाला किसको रिप्रेजेंट करता था, ए को, तो ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये वाले फंडे को एक्सप्लेन कर रहा होगा, तो यहाँ पे हम प्योर ए निकाल सकते हैं है ना। ये वाला का किसको रिप्रेजेंट करता था, बी को, हम क्या बोले यहाँ पे प्योर बी निकाल, वो जब कट करा तो वो पॉइंट अपन इजीली कैलकुलेट। नेगेटिव वाले में क्या होगा, दोनों से हाई होना चाहिए, दोनों से हाई होना चाहिए, तो मैं इसका पॉइंट यहाँ पे कम ले लेता हूँ, नीचे की तरफ और नीचे है, दोनों का ही इससे कम होना चाहिए, दोनों का ही इससे कम होना चाहिए है ना, यही लॉजिक है। यस सर, दोनों का ही इससे कम होना चाहिए, इस पॉइंट के बेसिस पे हम बात करें। तब इन दोनों में ए और बी में भी चेंज आ सकता है ना, कभी भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा उसके अकॉर्डिंग तो आपको फर्क बनाना हो सकता है कि मोर वोलेटाइल आपने इधर ले लिया, लेस वोलेटाइल आपने इधर ले लिया है ना, तो जो लेस वोलेटाइल रहेगा उसका टेंपरेचर थोड़ा ऊपर दिखने वाला है, हम कर कैसा पाएंगे, तो दोनों का बीच वाला कुछ नहीं होता, दोनों का बीच वाला कुछ नॉन आइडियल में कुछ बीच वाला नहीं है, नॉन आइडियल में कोई बीच वाला पार्ट नहीं आता, क्या आएगा बीच वाला, एक ऊपर एक नीचे नहीं,
कैसे बॉइलिंग पर तुरंत बढ़ेगा फिर घटेगा किसी लिक्विड में, होता है ऐसा? एक का बहुत नीचे है, एक का बहुत ऊपर है, बीच में हम ले, बीच में क्या ले लेंगे? वो बीच वाला पॉइंट क्या रहता है? ये बीच वाला सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट पर, तो एक का बहुत ऊपर है, एक का बहुत नीचे। बहुत ऊपर बहुत नीचे में डाइल्यूशन, लेकिन कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक लिक्विड मान लीजिए तूने कितने पे लिया, 90 पे, है ना, और एक अगर सेम नेचर का लिक्विड रहता है तो फिजिक्स में एक रूल पढ़ा, टेम्परेचर का एवरेज हो जाता है, ज्यादा डिफरेंस कहाँ रहेगा, दोनों का सेम है। नहीं, यहाँ पे जैसे बॉइलिंग पॉइंट दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, हाँ वहाँ पे दोनों से ज्यादा हो। तो वो तो है, दोनों पे ज्यादा हो गया है। हाँ, एक ऐसा नहीं हो सकता जिसमें एक से ऊपर एक से नीचे, वो तो हर जगह आइडियल होता है। हाँ, तो करवा चुका हूँ, पूछो क्या करना चाह रहे थे? आइडियल सॉल्यूशन में तो यही था भाई, बोले ऐसा करा। तूने नहीं किया था, बाकी सब कर चुके। ठीक है, जो पॉइंट है ना वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना? इधर ये वेपर क्वेश्चन और ये टीवी में मान लेता हूँ, और ये मान लेता हूँ इसको पलट लिया या टीवी कर सकता है, कोई भी कर सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन रहेगा, है ना? अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन रहेगा। टीवी आपने सॉल्यूट को माना है तो सॉल्यूट वाला पार्ट नीचे रखते, टीवी क्या था भाई, सॉल्यूट का पार्ट था, सॉल्यूट वाले क्वेश्चन को नीचे रखते, यही था। क्लियर है ये? नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करेंगे, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का। पहले देख लो, एक दो पॉइंट और करवा लेते हैं। पिछला शुक्रवार को तो आपको क्लास नहीं था। क्या? पिछला शुक्रवार तो आपको क्लास नहीं था। हाँ, तो पहले इस बात की बात है। चलो लिखना है डेल्टा टीवी एंड डेल्टा टीएफ। नेक्स्ट यूनिट डेल्टा टीवी एंड डेल्टा टीएफ यूजिंग del S entropy change. Delta TV and delta TF, delta TV and delta TF using delta TS, है ना? हम एक फॉर्मूला निकाल रहे हैं, डिराइव कर रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट, है ना, कि डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज के बेसिस पे ना डेल्टा टीवी और डेल्टा टीएफ को हम कैसे लिखें? ठीक है, ये निकाल देते सर। तो ये लिखा है डेल्टा टी एक कैसे निकाल डेल्टा टी इसमें डेल्टा एस लिखा है, एंट्रोपी एंट्रोपी एंट्रोपी, ये अपने वजह से टी लिखते हैं, टीएस निकालते हैं। एंट्रोपी क्या था, जब एस था, ऐसे मत लिखिए। अब यहाँ पे एक लॉजिक समझते हैं, सिंपल सा फंडा रहेगा कि अगर मान लो कि कहीं पे मैंने एक वाटर लिया है, वाटर में नंबर ऑफ मोल्स को भी अगर आपने फिक्स कर दिया है ना, तो हम सॉल्यूशन कोई भी बनता है तो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, आइडियल। क्या है? आइडियल सॉल्यूशन का मतलब बोथ है इक्वल अट्रैक्शन रहेगा, उसको आइडियल सॉल्यूशन। अगर कहीं पे आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या था, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या था, आइडियल में हमने क्या बोला था लास्ट क्लास में, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा कि वो नॉन आइडियल होगा। तो कहीं पे भी अगर मान लीजिए कि आइडियल कंडीशन में कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, हम उसको नॉन आइडियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, है ना, वो कैसे, इस फंडे के बेसिस पे हम डेल्टा एस की बात कर रहे हैं, लॉजिक समझना है ना। दो सॉल्यूशन में अगर मान लो कि मैं दो अलग अलग कंडीशन लेके चलता हूँ, ऐसे समझ लीजिए आप, मैं एक कंडीशन के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं कि अपन ने एक ऐसा कंटेनर लिया है जिसमें 99 मोल ऑफ वाटर थे, ये सॉल्वेंट, और एक में हमने 100 मोल ऑफ वाटर लिया, मतलब ये प्योर लिक्विड है। ये क्या भाई, प्योर लिक्विड, ये 99 मोल है, तो एक मोल हम कुछ और ऐड करने, 1 मोल में सॉल्यूट, 1 मोल सॉल्यूट। तो इन दोनों के बेसिस पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई किसमें एंट्रोपी ज्यादा हो, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नेचर ऑफ पार्टिकल डिफरेंट रहेंगे, उसमें रिजल्ट बढ़ता है, बोल सकते हैं ना। इन दोनों सॉल्यूशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि एंट्रोपी कहां पे ज्यादा दिखता है, तो आप क्या बोलोगे, इसमें ज्यादा, इसमें क्या दिख रहा है, ज्यादा। अब इसी सॉल्यूशन को ना दोनों को मैं एक बार वेपर में चेंज करूंगा और दूसरी बार दोनों को सॉलिड में चेंज, है ना, तभी तो क्या आएगा, टीबी और टीएफ। नहीं था भाई, लिक्विड पहले से लिक्विड को लिक्विड में चेंज नहीं, ठीक है। पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेके चलता है
कि अगर इन दोनों में डेल्टा एच वेपराइजेशन की अगर बात करें अलग अलग कंडीशन में, तो एक लैंग्वेज लिख लीजिएगा पहले, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। लिखना है हमने जो नॉन सॉल्यूट ऐड किया ना, ये नॉन वोलेटाइल, ठीक है भाई, नॉन वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल। तो लिखिएगा द सॉल्यूशन एज वेल एज लिक्विड आर आइडियल। ठीक है, दोनों क्या है आइडियल। क्यों आइडियल बोलेंगे? क्योंकि कोई भी फोर्स का अट्रैक्शन है वर्क नहीं करेगा। नॉन वोलेटाइल है इसलिए नॉन वोलेटाइल स्पेसिफिक। अब दोनों को जब मैं वेपराइज करूंगा एक मोल के लिए, तो मैं दोनों के लिए एक मोल का वेपराइजेशन देखो तो डेल्टा एच वेपराइजेशन का वैल्यू सेम आएगा। दोनों में अगर एक मोल के लिए मैं कोई फोर्स लगा ही नहीं पाई तो डेल्टा एच का वैल्यू भी सेम आएगा। वेपराइजेशन का मतलब है क्वांटम को किस में कन्वर्ट करना। ये इसमें डिसॉल्व नहीं हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है ना। एक मोल के रीजन से कोई ज्यादा चेंज भी देखने को नहीं मिलेगा अपने को। तो यहाँ भी आप मोल को डिसॉल्व करा रहे हैं, वेपराइज यहाँ पे भी मोल को वेपराइज करा रहे हैं। तो मैं इसकी हेल्प से ये बोल सकता हूँ कि डेल्टा एच वेपराइजेशन ऑफ सॉल्यूशन 1, इसको मान लो सॉल्यूशन 1, इसको मान लो सॉल्यूशन 2। डिसॉल्व नहीं हुआ तो एक ही जगह पर रहेगा, तो तब रैंडमनेस कैसे बढ़ेगा? रैंडमनेस का मतलब होता है मिलने दो अलग अलग पार्टिकल है तो रैंडमनेस ऐसे ही बढ़ जाएगा। जो सिमेट्रिक है ना, सब जगह सब कुछ सेम है, क्योंकि रैंडमनेस ज्यादा नहीं है। कुछ भी थोड़ा कुछ भी ऐड करो तो रैंडमनेस हमेशा तो उसके बगल में होगा, उसके बगल में। तो हम क्या बोल सकते हैं भाई इसकी फंडे के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है ना वो डेल्टा एच वेपराइजेशन है ना। अगर हम यहाँ पे निकालते हैं कि फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, देखिएगा डेल्टा एच फॉर 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, delta H for 1 mole of solvent, delta H for 1 mole of solvent has same value in both the cases. बोल सकते हैं कोई कंफ्यूजन है तो नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए जब आपने एंट्रोपी पढ़ा था ना, एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता था ना कि कहीं पे भी फेज चेंज के लिए जो हम एंट्रोपी चेंज निकालते थे, डेल एस का वैल्यू जो होता था ना एच बाई टी के ऊपर, हम डेल एच बाई टी क्या लिखते हैं भाई, डेल्टा एच बाई टी फॉर फेज चेंज। एंट्रोपी का फॉर्मूला फॉर फेज चेंज हम ये लिखते हैं, फॉर फेज चेंज change in entropy is equal to change in enthalpy by constant telegraph डायग्राम विधि का बोलते हैं क्या, telegraph डायग्राम विधि को हम फेज डायग्राम विधि को बोलते हैं। तभी जहां पे अलग अलग फेज सॉलिड लिक्विड गैस दिखा है कौन सा डायग्राम क्या पता नहीं, केमिस्ट्री में फेज डायग्राम बोला हमने, फेज डायग्राम मेरे को फेज ही सुनाई दिया इसलिए मैं कैसे पूछा जी। अब ये अगर कांस्टेंट टेंपरेचर है ना, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों ही भाई कांस्टेंट टेंपरेचर देखा ना भाई पॉइंट। तो जो भी वैल्यू अगर टी का वैल्यू मेरे को निकालना है तो टी का वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एक्स तो सेम है, सब कुछ किस पे डिपेंड करना होगा भाई, डेल्टा एस के वैल्यू पे। बोल सकता हूँ यस सर। तो जिसका एंट्रोपी चेंज हाइयर मिलेगा, हम क्या बोलेंगे जिस भी सॉल्यूशन का एंट्रोपी चेंज हाइयर मिलेगा है ना, हम उसी के बेसिस पे बॉइलिंग पॉइंट का भी डिफरेंस निकाल सकते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना भाई। ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, ये फिक्स है तो इसका वैल्यू किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एस के वैल्यू पे। जिसमें रैंडमनेस ज्यादा उसका टेंपरेचर क्या बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू क्या आएगा, कम आएगा अगर इन दोनों सॉल्यूशन बोल सकते हैं ना भाई। तो यहाँ पे ये रिलेशन लिखना, यहाँ पे एक रिलेशन लिखना और देन एक पॉइंट लिखना, लास्ट पॉइंट लिख लिया सबने। अब इन दोनों में अगर रैंडमनेस कंपेयर करें तो रैंडमनेस के लिए हम क्या बोलेंगे, किसका रैंडमनेस हाई है भाई, पहला ये दूसरे का पहले वाले का हाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एस लिख सकते हैं ना भाई।
हमने लिख दिया नहीं, तो हम यहाँ से फाइनल पॉइंट ये कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई सब कुछ अगर सेम रहे ना, इससे मान लीजिए टी का भी वैल्यू हमने क्या निकाला, दोनों के लिए बॉइलिंग पॉइंट, दोनों की क्या है, लिक्विड है ना। तो हमें फंडा ये देना पड़ेगा भाई कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी हमें क्या करना है, सिमिलर ही लाना, वाटर ही है दोनों, कोई चेंज तो आया नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा नहीं होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इस वैल्यू को अगर सेम रखने के लिए, इस वैल्यू को हमें सेम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी के वैल्यू को इक्वेट करना पड़ेगा, यही लॉजिक हो सकते हैं। इस कंडीशन में डेल्टा S1 का वैल्यू हायर है, इसका डेल्टा S1 का वैल्यू कम है ना। तो जहां पे डिसऑर्डरनेस ज्यादा दिखेगा हमें, उसके लिए टेंपरेचर का भी वैल्यू हम क्या बोलेंगे, थोड़ा कम मान लेंगे, है ना। लॉजिक समझिएगा फिर से, हमें इस वैल्यू को क्या रखना है, फिक्स रखना है, इस वैल्यू को क्या रखना है, फिक्स रखना है। इसमें भी इसका भी बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा H सेम है तो सेम ही आने वाला, क्योंकि 100 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल को जितना चेंज कर रहे हैं उतना ही 2 में भी लगेगा, उतने भी 3 में मल्टीप्लाई होते जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो अगर ऐसे सॉल्यूशन के लिए हमें टी का वैल्यू कंपेयर करना है कि टी का वैल्यू भाई कहां पे कौन सा कंडीशन ठीक है, टेम्परेचर पता है कौन सा है, ये देखना क्या लिखा है, पढ़ा क्या रहा है। टीवी का मीनिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, टीएफ का मतलब क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। पूछ रहा है इसी सॉल्यूशन में क्या क्या निकाल सकता है, बता लो। तो ये बोला कि फिर इसको सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो गैस में कन्वर्ट करेंगे, हम किस टेंपरेचर को ना गैस में करेंगे तब टी समझदार तो है, एक लाइन लिखना है, लाइन लिखना है भाई, एक पॉइंट लिखना है। देखिएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन है हायर डिसऑर्डर देन सेकंड, फर्स्ट सॉल्यूशन है हायर डिसऑर्डर देन सेकंड। First solution is higher disorder than the second, but the final extent of disorder will be same. But the final extent of disorder will be same, as both are water vapors. As both are water vapors. As both are water vapors. The disorder को मतलब ये जेल नहीं सकता। Del S. डिसऑर्डर का मतलब होता है कि रैंडमनेस को डिसऑर्डर बोलते हैं, एंट्रोपी वहां पे डिस्कस करते हैं रैंडमनेस के लिए। एक में तो डेल्टा है आप लिखा है, हां एक डेल्टा है तो सॉल्यूशन के लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है, सॉल्यूशन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, वेपर की बात कर रहे हैं। वेपर में रैंडमनेस क्या होगा, सेम रहेगा, वही पॉइंट लिखा है, ये लिखा है ना, मैंने ये लिखा है कि द फाइनल एक्सटेंट ऑफ डिसऑर्डर विल बी सेम एज बोथ आर वाटर वेपर्स, बोथ आर वाटर वेपर्स, ठीक है। तो भाई उनमें अगर चेंज की बात करें ना, दोनों में अगर चेंज की बात करें कि जब हम इसको भी वेपर में कन्वर्ट कर लिए और इसको भी वेपर में कन्वर्ट कर लिए, है ना, इसका रैंडमनेस पहले से हाई था, इसका रैंडमनेस पहले से हाई था, ये जहां पे चेंज हुआ दोनों सेम पॉइंट पे पहुंच रहा है, दोनों ही सेम पॉइंट पे पहुंच रहा है। यहाँ पे कर्व के थ्रू उसके चेक कर देता हूं सब कुछ। मान लीजिए कि ये वाला सॉल्यूशन 1, ये वाला पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन 1, और ये वाला पॉइंट क्या है, सॉल्यूशन 2, ठीक है। तो इनिशियल एंट्रोपी इसका यहाँ था, इसका एंट्रोपी यहाँ बोल सकता हूँ, और फाइनल जो एंट्रोपी है ना वो यहाँ पे आ रहा है, फाइनल एंट्रोपी यहाँ पे आ रहा है। इसमें भाई चेंज ज्यादा दिखेगा, इसमें चेंज ज्यादा दिखेगा जहाँ पे प्योर लिक्विड, जहाँ पे प्योर लिक्विड था। इसी चेंज को बोलेंगे रैंडमनेस। ये जो इनिशियल मैंने बताया ये सॉल्यूशन का रैंडमनेस किया मैंने, कि इस सॉल्यूशन का रैंडमनेस ज्यादा है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट। जब वेपर कहेंगे तो दोनों का रैंडमनेस के हम किसकी बात करेंगे, जहां से जहां तक आया है उसके चेंज की, जहां से जहां तक आया है उसके चेंज की बात करेंगे। ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना। तो वेपर कंडीशन में जो T1 का वैल्यू होगा वो T2 से क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं भाई वेपर फेज में जो T1 का वैल्यू है हम क्या बोलेंगे, वो T2 से लेस बोल सकता हूँ। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे चेंज का, यहाँ पे भाई यहाँ से यहाँ तक जाने लगा, पहले से ज्यादा एनर्जी, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने लगा कम एनर्जी था बढ़ जाता। वेपर फेज में अगर इन दोनों सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करें तो हम क्या बोल सकते हैं, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। लॉजिक क्लियर, सही में पक्का। तो जो स्टेटमेंट लिखा ना उसके आगे बाद में कंटिन्यू करता हूं, जो स्टेटमेंट लिखा थोड़ा सा और क्लियरली लिखा देता हूं। हेंस लिखना है चेंज इन एंट्रोपी फ्रॉम सॉल्यूशन फेज टू वेपर फेज
hence change in entropy from solution phase to vapor phase is more in case of solution 2. In case of solution 2, paper phase change in entropy from solution phase to vapor phase is more in case of solution 2. In solution 2, so T1 is greater than T2. So T1 is greater than T2. So T1 is greater than T1 is इसका डिफरेंस है ना, इस फॉर्मूले की सॉल्व बनेंगे। T1 या T2 देखते हैं फॉर्मूला में रख के, ये मानते हैं T1, देखना ये वेपर फेज की बात कर रही है, ये T1 है, ये जो डिफरेंस डेल्टा बोल रहा है, डेल्टा एस वेपराइजेशन है, ये डेल्टा एस डिफरेंस है, ये क्या है भाई, डिफरेंस है ना, ये मैं S1 मान